और इस पे आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है कि एक ही पर्व दो तिथियों में आ जाए तो अपने पंचांग का सहारा लेना चाहिए। और पंचांग हर सनातनी के घर में होना चाहिए, जरूर रखा कीजिए। अपने आसपास धर्म स्थान में मंदिर में पंडित जी के पास जाया कीजिए, वहां से पूछ लिया कीजिए। क्योंकि जितनी आदत आप गूगल सर्च में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में डालेंगे उतना ही भ्रमित होते जाएंगे। क्योंकि ये एक एल्गोरिदम सिस्टम होता है, जो लोग जो फीड करते जाएंगे ना वो सामने आता जाता है। अगर किसी ने 7 तारीख के बारे में ज्यादा लिखना शुरू कर दिया तो वो गूगल बोलेगा 7 तारीख को है। ये भ्रम है। इसीलिए हर वर्ष जब बड़े त्योहार आ जाते हैं, रक्षाबंधन, दिवाली, आप सब लोग भ्रमित रहते हैं। जबकि हमारा सनातनी संविधान जो है वो भारत का पंचांग है, वैदिक पंचांग, जिसमें इतनी शक्ति है कि सूर्य ग्रहण का जो समय आता है उसमें उसे बहुत बड़ी बड़ी जो प्लैनेटरी संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारे भारत की हो इसरो या फिर यूएस की नासा, उसके साथ वो एकदम सटीक मैच होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक शक्ति है जो पंचांग है। तो वो तो आपके बहुत नजदीक है, मंदिर के पंडित जी के पास है, ब्राह्मण के पास है। लेकिन ये जो आपके हाथ में यंत्र है जो राहु है, और जो मैं बोल रहा हूं मैं भी राहु हूं। थोड़ा आपको फर्क समझना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजर में और ब्राह्मण में, पंडित जी में। जो मंदिर में बैठे हैं पंडित जी, ब्राह्मण हैं, वो उनके पास पंचांग है। वही हमारे हवन यज्ञ, विवाह, नींव पूजन और अंतिम जो हमारी क्रियाएं होती है, श्राद्ध की क्रियाएं करवा सकते हैं। हम ज्योतिषी नहीं करवा सकते। उन्हें बृहस्पति का रूप माना जाता है, हमें तो राहु माना जाता है। तो मैं बार बार यही समझाता रहता हूं, क्योंकि टॉपिक मेरा कुछ और होता है, फिर शुरू कुछ और हो जाता है यहां से। तो आप अपने आसपास मंदिर में जाने की आदत डालें, अपने बच्चों को भेजने की आदत डालें। मुझे याद है आज भी हम जब बहुत छोटे छोटे थे तो हमारी दादी माँ कहती थी जाओ मंदिर में पूछ के आओ पंडित जी से कि गंडमूल कब है, ये त्योहार कब है, एकादशी कब है, पूर्णिमा कब है। तो हमें तब की आदत है बचपन की, और फिर जाते थे, प्रसाद भी मिलता था। और एक रोज की आदत थी कि मंदिर में जब शाम को संध्या समय पंडित जी आरती करते थे, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते थे और उनसे कभी कहते थे कि मंजीरे दे दो, छैने दे दो, टल दे दो, हम बजाएंगे। अब तो वो शौक नहीं रहा आप लोगों में, किसी में शौक नहीं रहा, बच्चों में भी नहीं रहा, और आपकी तो क्या कहने जिनके हाथ में मोबाइल है। तो ये कार्यक्रम तो है ग्रह गोचर का, और जो एस्ट्रोलॉजर आपको समझा रहा होता है उसको आप बिल्कुल जुपिटर, बृहस्पति का रूप मत माने। हमारा तो राहु वाला रूप होता है। लेकिन मंदिर के जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांड करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, चरनामत बनाते हैं, नींव पूजन करते हैं, मुंडन संस्कार करते हैं, जनेऊ संस्कार करते हैं, और अंत तक अंत्येष्टि करवाते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं आपके लिए, उनके पास ये शक्ति है पंचांग। और या फिर अपने घर में लेके आइए, उसे पढ़ना सीखिए। इस शक्ति को जितना गुम कर दोगे उतना ये देश लुप्त होता जाएगा। बस आपकी संस्कृति लुप्त होती जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो आप घूम फिर के ज्योतिष को किसी और सब्जेक्ट पे ले जाते हैं आपके प्रश्न। चलिए अब फिर से सबका स्वागत है जो लोग जुड़ चुके हैं, और आइए दोबारा ग्रह गोचर की बात शुरू करते हैं। ग्रहों में पिछले महीने, मई के महीने में दोबारा शुरू करने लगा हूं। ग्रहों का गोचर जो हुआ था वो आपके साथ YouTube पे साझा है। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और राहु और केतु भी अपना जो मेजर राशि परिवर्तन मानते हैं, उनके राहु और केतु का प्रभाव हमारे जीवन पे आता है। आता तो नव ग्रहों का है, लेकिन जो सॉफ्ट नेचर प्लैनेट होते हैं ना, वो हम महसूस भी नहीं करते। हमारे जीवन में कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, हमें नहीं पता चलता।
जैसे ही हमें कोई चोट लगती है, कोई घाटा पड़ता है, कोई नुकसान होता है, हमारे अंदर से हाय निकलती है ना, चीख निकलती है एक। तो वो जो चीखें निकलवाते हैं हमारे, उन ग्रहों के ऊपर जरा ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है। वो राहु और केतु हैं। राहु और केतु असल में तो कर्म नियंत्रक ग्रह हैं। इसके बारे में बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूं। कर्म नियंत्रक ग्रह हैं तो वो एक खलनायक का रूप धारण कर चुके हैं। हालांकि वो हमें हमारे ही अच्छे या बुरे कर्मों का फल देते हैं, हमारे ही। इसमें ग्रहों का कोई वो नहीं है, वो तो एक नियम में बंधे हुए हैं। क्योंकि राहु और केतु के ऊपर शनिदेव है। शनिदेव को शंकर भगवान ने इस कलयुग का न्यायाधीश बनाया है। और वो राहु केतु तो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और शनिदेव फैसला सुनाते हैं। और ये सब हमारे कर्मों से होना है। अच्छे कर्म करेंगे तो ये साढ़ सती कोई असर नहीं करती, कोई काल सर्प दोष असर नहीं करते, कोई राहु की दशा, कोई शनि की दशा सताती नहीं है। प्रभु का नाम लेंगे, दान पुण्य करेंगे, निर्धन की सहायता करेंगे, जरूरतमंद के लिए खड़े होंगे, समाज में स्थान बनाएंगे, देश के प्रति नतमस्तक रहेंगे, राष्ट्र के प्रति, जिस देश का नमक खाते हैं हम लोग। तो ये राहु केतु शनि फिर नहीं कुछ कहते, सुन लीजिए। हाँ, अंदर जालसाजी हो, ऊपर चेहरा कुछ हो नेताओं की तरह, तो ये सारे ग्रह फिर आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। और ऐसा प्रभाव डालते हैं कि बहुत सारे नेतागण बहुत सारे उपाय करने के बाद भी इलेक्शन हार जाते हैं। बड़े बड़े उनको हम लोग नीलम पहनाते हैं, पोखराज पहनाते हैं, उपाय भी बता देते हैं कि जाओ भैया, हम तो हमारी एनर्जी स्ट्रांग करने का तरीका बता देते हैं। वो तो उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, लेकिन उनके कर्मों का सुधार उन नेताओं को खुद करना होता है, पर बाद में हार जाते हैं। ये राहु केतु शनि का खेल है और इन ग्रहों का प्रभाव कर्मों पे आधारित है, याद रख लीजिए। हाँ, इनके इंडिकेशंस जरूर फिर भी समझ लेने चाहिए, क्योंकि शुभ ग्रह का गोचर आए हमारे जीवन में, घर आ जाए, गाड़ी आ जाए, रिश्ता हो जाए, तो हमें वो महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही झगड़ा हो, तलाक हो, एक्सीडेंट हो, चोरी हो जाए, घाटा पड़ जाए, हमें जल्दी से फिर प्रॉब्लम होती है कि हाय पंडित जी ये क्या हो गया, हम तो ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। तो हर ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है, अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके नाम पढ़ने बंद कर दिए हैं मैंने। हर ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वो रीस्टार्ट हो जाता है। इसको जरूर याद रख लीजिए। जब भी कोई ग्रह पिछले घर से निकलकर अगले घर में जाता है तो वो फिर नए तरह का प्रभाव देना शुरू कर देता है। उसके हम लाख कोशिश करके उपाय करते हों, उसे फिर से समझना पड़ेगा और फिर से उसकी नेचर को समझना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में आ गया है, उसकी मित्र राशि है या शत्रु राशि है, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज आता है। उपाय में भी चेंज आता है, थेरेपीज में भी, कलर थेरेपी में, डोनेशन थेरेपी में एक चेंज आता है। इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे ही ग्रह नई राशि में जाता है तो वो नया रीस्टार्ट ले लेता है, जैसे रिचार्ज दोबारा हो जाता है उसका, तो वो फिर से अपना एक नया रूप लेके आता है। तो फिर उपाय की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। शुभ और अशुभ का प्रभाव, जैसे मैंने बता दिया कि शुभ के प्रभाव को तो हम महसूस भी नहीं करते ज्यादा, अशुभ का प्रभाव जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि वही अलर्टनेस है, वही सतर्कता है कि ग्रहों में कोई खराब योग या युति तो नहीं हो गई। कोई अच्छा ग्रह चलते चलते उसका कोई ऐसा रूप तो नहीं बन जाएगा कि फिर कल को फिर से परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो वो ढूंढते हैं हम लोग, ताकि आपको अलर्ट किया जाए। तो हमारे पास शुभ ग्रहों के भी गोचर हैं, अशुभ ग्रहों के भी गोचर हैं। आइए पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता देता हूं। राहु, केतु और बृहस्पति मई में बदल गए हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु अब सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ साथ इसकी बातें भी करेंगे। अब जो जून की मैं बात करने लगा हूं, जून के महीने में मंगल ग्रह का सबसे पहले राशि परिवर्तन होने जा रहा है, याद रख लीजिए। वो मंगल ग्रह जो अप्रैल से कर्क राशि में नीच चल रहे हैं,
अप्रैल से। और जब मंगल नीच होते हैं तो जब गोचर हुआ था अप्रैल वाले लाइव में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे अग्निकांड, लड़ाई झगड़े, टेररिज्म की घटनाएं, युद्ध तक होंगे। और वो संयोग से हमारे भारत को भी युद्ध में इस बार उतरना पड़ गया। छोटी मोटी वैसे तो झड़प हुई है, युद्ध तो नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ, लेकिन उस झड़प में हमारे भारत को भी उलझना पड़ गया। वो क्यों उलझना पड़ा, इसके विषय में भी पिछला लाइव आपके साथ कर चुका हूं। क्योंकि भारत के तीसरे घर में मंगल नीच, जिसको छोटे भाई का घर कहते हैं, और पाकिस्तान को जब कन्या लगन से हम देखते हैं तो 11वें घर में मंगल नीच, जिसको बड़े भाई का घर कहते हैं। यानी कि है ये भाई दोनों, हिंदुस्तान पाकिस्तान। क्योंकि ये तो ग्रहों ने ही साबित कर दिया कि पाकिस्तान के बड़े भाई के घर में मंगल नीच और भारत की वृषभ लगन की कुंडली के अकॉर्डिंग तीसरे घर में छोटे भाई के घर में मंगल नीच। तो ये जब दोनों बड़े और छोटे भाई के घर में मंगल नीच हो गया तो झगड़ा तो होना ही है भाइयों का। और वैसे भी मंगल जब भी कुंडली में खराब हो या गोचर में नीच हो तो समझ लीजिए कि भाई हों, दोस्त हों, उनके साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। विशेषकर उन लोगों की कुंडलियों में जिनका कुंडली में भी मंगल नीच हो और दशा या अंतरदशा में भी मंगल का प्रभाव आ रहा हो। ये जरूर समझ लिया कीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि सारी दुनिया का आधा हिस्सा खराब ही हो जाएगा। बहुत माइन्यूट जाकर फिर इफेक्ट आता है इसका, कि जिस ग्रह के गोचर की हम बात कर रहे हैं, अगर वही इफेक्ट उसका कुंडली में भी हो और दशा अंतरदशा में भी प्रभाव में आ गया तो भैया फिर उसके ऊपर 100% प्रभाव आता है। तो मंगल नीच भाइयों और दोस्तों के साथ गड़बड़ करता ही है। मंगल नीच बीमारियां शरीर में पैदा करता ही है। मंगल नीच क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को ब्लड इंफेक्शंस हुई हैं। बहुत सारे लोगों का ब्लड, किसी का प्रेशर अप हो रहा है, किसी का इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, और बहुत सारी लोअर पार्ट्स की समस्याएं हुई हैं, गायनी ट्रबल्स हुई हैं, स्किन इरिटेशंस हुई हैं। इतने केसेस आए हैं ना मेरे पास इस बार। वो क्यों आए हैं वो भी बता देते हैं हम। आमतौर पे ये मंगल और ये शुक्र 40 दिन का गोचर रखते हैं, 40 दिन का। तो 40 दिन में कोई बार बीमारी आती है ना, वो निकल जाती है। 40 दिन में हम थोड़ी दवा ले लेते हैं, थोड़ा परहेज कर लेते हैं, 2-4 दिन वेट करते हैं तो वो निकल जाती है। लेकिन इस बार ये मंगल अप्रैल से नीच है और जाके 7 जून को नीच राशि से निकलेगा। ऐसे ही इस बार शुक्र हुआ, जनवरी में राहु के साथ मिल गया था, जनवरी में, और अब जाके 31 मई को चेंज हुआ। जो ग्रह 40-40 दिन का गोचर करते हैं, अगर वो 6-6 महीने खराब अवस्था में आ जाएं तो समझ लीजिए फिर उनका भयंकर रूप ही सामने आता है। इसीलिए जब शुक्र राहु के साथ था तो कितनी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हम सब लोग देख रहे थे कि जो पति पत्नी के बीच में झगड़े, फियांसेस के बीच में झगड़े, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में झगड़े, हनी ट्रैप के कितने केस आ गए। शुक्र खराब होने के कारण कितने ब्लेम्स लगे लड़कियों पर, लड़कों के ऊपर, गलत काम करने के, जासूस तक पकड़ी गई लड़कियां। तो ये सारा खेल जब शुक्र खराब होता है तो आपके सामने आता है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, और उनके ऊपर तो जरूर आता है जिनकी कुंडली में भी शुक्र नीच हो, शुक्र राहु के साथ हो, शुक्र 6ठे घर में हो, 8वें घर में खराब हो। ऐसे ही मंगल है जो अब अप्रैल से खराब था, अभी मंगल खराब चलेगा, हालांकि नीच राशि से निकल जाएगा ये 7 जून को, ये नोट कर लीजिए। तभी मैं जून का गोचर लेके आया हूं आपके पास। मंगल ग्रह अब कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में चला जाएगा। नीचता का तो प्रभाव छोड़ देगा, लेकिन अब मंगल सिंह राशि में केतु के साथ मिलेगा। अब क्या होता है आप समझ लीजिए, केतु और मंगल मिलते हैं तो ये कट लगने का योग होता है, सर्जरी का योग होता है, डिवाइडेशन का योग होता है, प्रॉपर्टियां डिवाइड हो जाती हैं भाइयों की, फैक्ट्रियां बंट जाती हैं, क्योंकि केतु सेपरेटिव नेचर है। इसी योग में केतु और मंगल में एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अंग भंग होते हैं लोगों के, उंगली कट गई, पैर कट गया, हिस्सा कट गया, कोई ना कोई मशीन में आ गया हाथ, बहुत केस आते हैं फिर। और ये जो मंगल और केतु है, ध्यान से इसको समझते जाइए। जो
पिछले काफी समय से हमारे शरीर में बीमारियां, इन्फेक्शंस पैदा हुई, अब उनके बाहर निकलने का समय है। अगर हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर साहब हमारे मंगल केतु के पीरियड में कोई सर्जरी बता दें, कोई टांका लगा दे, कोई चीरा लगा दे, समझ लीजिए भगवान ने कृपा कर दी आपके ऊपर, शुभ हो जाएगा वो। ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये है तो एक नेगेटिव योग, इसको भी अंगारक दोष ही बोलते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है ऊपर से मंगल के ऊपर। मंगल का राहु के साथ दृष्टि संबंध हो जाए, युति हो जाए, केतु के साथ आ जाए, अंगारक दोष तो बन जाता है। लेकिन इसको ध्यान से फिर समझ लीजिए, मंगल अप्रैल से अगर नीच आ रहा था, घरों में कलह कलेश हो रहे थे, शरीर में रक्त की बीमारियां पैदा हो रही थी, तरह तरह की इंफेक्शंस पैदा हो रही थी, अब वो नीच राशि से निकलेगा, कर्क से सिंह में जाएगा। अब वो जो बीमारियां पैदा कर रही थी उसने कर ली। अब जैसे ही वो मंगल सिंह में केतु के साथ जाएगा, वो सर्जरी का योग होता है, यानी कि वो बीमारियां निकलेंगी। अगर तो हम पॉजिटिव हुए, हमारी कुंडली की दशा अच्छी हुई, तो हम किसी एक्सपर्ट के हाथों में चले जाएंगे, यानी कि डॉक्टर के हाथों में। अगर हमारी कुंडली में नेगेटिव दशा हुई तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, तो एक्सीडेंट होंगे, चोट होगी। मान लीजिए किसी के सप्तम भाव में था, अगर विवाह के घर में मंगल नीच का प्रभाव दे रहा था, तो पति पत्नी के झगड़े, अब सेपरेशन हो जाएगी, डाइवोर्स तक की संभावना हो जाएंगी, या स्पेस हो जाएगा, वो अपने कभी मायके चली गई, वो अपने दोस्त के यहां चल, ऐसा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये मंगल केतु मिलने लगे हैं। ऐसे ही अगर किसी के छठे भाव में हुआ मंगल केतु का योग, तो बीमारियां तो उसने दे दी हैं अप्रैल से, अब चीरा लगेगा। लेकिन अगर अष्टम भाव में हुआ तो बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो मृत्यु तक का कष्ट दे देता है। किसी के द्वादश भाव में हुआ, 12वें घर में, वो लीगल समस्याएं दे देता है। वो विदेश की यात्रा तो देता है, लेकिन बहुत संघर्ष दे देगा। चश्मा लग जाता है आंखों में, क्योंकि वो 12वां घर है। हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, चोट तक लग जाती है सर के ऊपर। इसे परफेक्टली अगर जानना है तो फिर आपकी अपनी कुंडली में उसी ग्रह की स्थिति, अगर उसकी दशा और अंतरदशा है तो वो होगा। ये तो फिर मैं बताऊंगा किस लगन का क्या हिसाब किताब है। मंगल और केतु भारत की कुंडली के हिसाब से अगर चले, क्योंकि इंडिया की बात साथ में शुरू कर दी थी मैंने, चौथे घर में, वृषभ लगन से चौथे घर में रहेगा। अब इसका मतलब यह है कि चौथा घर होता है देश के अकॉर्डिंग जनता का। हमारे अकॉर्डिंग तो हमारे सुख स्थान का होता है, लेकिन जब हम राष्ट्र की कुंडली, देश की कुंडली देखते हैं, तो चौथा घर होता है हम जनता का। अब जहां मंगल और केतु मिल गए, जनता के बीच में बहुत बड़ा असमंजस पैदा हो जाएगा। ग्रह युद्ध कहते हैं इसको, आपस में झगड़े होना, फिर से कोई आतंकी घटना होना। नोट कर लीजिए, डेट्स बता देता हूं मैं आपको, 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, क्योंकि चौथा घर फिर से डिस्टर्ब हो गया भारत की कुंडली का। पहले तो तीसरे घर में था कि भाई भाई की लड़ाई है, वो पता चल गया हमें। अब ये छदम जो होता है ना, छदम, भेष बदलकर अटैक करना, ऐसा कांड फिर से हो सकता है। सो भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिएगा। और मंगल को खेल भी कहा जाता है। वैसे तो इसका एक लक्षण कुछ दिन पहले ही मिल गया हमें, जो बेंगलोर में आरसीबी की जीत के बाद भगदड़ मची। मंगल खेलों को भी तो बोला गया ना। केतु के साथ मिलने का जो सिम्टम होता है ना, इसको आयन कहते हैं, कि नजदीक पहुंच गया अब मंगल सिंह राशि के। तो भगदड़ तो मिट गई जनता में, और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है, शायद 10-11 लोगों की, कुछ घायल भी हो गए हैं। लेकिन ये अभी लंबा चलेगा पीरियड, क्योंकि असल में वो एक लक्षण आया था 2 दिन पहले ही। 7 जून से मंगल और केतु भारत की कुंडली के जनता के भाव में आने वाला है, 28 जुलाई तक रहेगा। और उधर से बृहस्पति भी अस्त होने वाला है। गुरु ग्रह जो हैं वो 10 जून को अस्त हो जाएंगे। वो धर्म का ग्रह है,
वो ज्ञान का ग्रह है, विद्या का ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है। अब थोड़ा मैच कर लीजिए इन बातों को कि इधर मंगल केतु मिलेंगे जिसको ग्रह युद्ध बोला जाता है, उधर बृहस्पति हम लोगों को सेल्फ मोड पे लगा देंगे, जैसे गाड़ी में क्रूज लगा दिया जाता है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है समझ लीजिए, तो उसका जो प्रभाव है वो धरती की तरफ लगभग शून्य हो जाता है। लगभग होता तो है पर शून्य जैसा होता है। और जब हमारे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव शून्य हो जाए तो हम आ जाते हैं सेल्फ मोड पर। अब बृहस्पति ज्ञान है, विद्या है, विवेक है, धर्म है, संस्कार है, शुभ कार्य है। अब वो तारा डूब जाएगा। इसीलिए तो शुभ कार्य भी तो रोक देते हैं ना, विवाह के मुहूर्त तक नहीं निकालते ब्राह्मण लोग। तो ये बृहस्पति 10 जून से लेकर 6 जुलाई तक अस्त रहेगा। धार्मिक उन्माद बढ़ सकता है। किसी बड़े संत महात्मा के लिए कष्टकारी दिन हो सकते हैं, क्योंकि उधर मंगल और केतु सर्जरी वाले ग्रह मिले हैं। भारत की जो स्थिति है ये, इसमें तो धार्मिक उन्माद बड़ा ही रहता है 24 घंटे, क्योंकि ऐसा दुनिया का कोई धर्म, कोई फिरका ऐसा नहीं है जो इस देश में नहीं बसता। ये दुनिया की धर्मशाला बना के रखा हुआ था हमारे देश को, और जो आके बस गया वो अपना मालिक बनता जा रहा है यहां पे। और कुछ सालों बाद कहता था ये हिस्सा मेरा है, ये मुझे ही दे दो, अब इसका मैंने ये वाला अपना देश बनाना है, इसका ये अपने अपने नाम रख रहे हैं। मतलब ऐसी व्यवस्था रही है हमारे देश की कि इसको एक ना धर्मशाला बनाया। जो आए आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें मारो, हमें लूटो, हमारे ऊपर राज करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये हमारा वाला एरिया तो खुला ही है ना, अफगानिस्तान से आओ, है ना, पाकिस्तान क्रॉस करो, फिर अंदर आ जाओ, पंजाब में आ जाओ, हमें मारो 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 हमें। ऐसे ये हमारे देश का हाल है। तो बृहस्पति अस्त होने जा रहा है, सेल्फ मोड में हम हो जाएंगे। हमारी बुद्धि अच्छी हुई, हमारा विवेक अच्छा हुआ, हमारे संस्कार अच्छे हुए, हमारी धर्म के प्रति निष्ठा हुई, हमारी जानकारियां अच्छी हुई, हम अपने गुरुओं के संपर्क में हुए, हम अपने माता पिता के चरणों को छूकर हमारी जिंदगी हमारी संस्कृति के साथ चलती हुई, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने वाले हुए, तो इन अस्त के दिनों में कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जब ऊपर वाला जुपिटर अस्त होगा तो नीचे वाले जुपिटर तो दादा दादी हैं, माता पिता हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। उनके साथ हमें तालमेल बनाना पड़ेगा। तो ये नोट कर लीजिए बातें। बृहस्पति भी अस्त होंगे जो कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं 10 जून 2025 से लेके 6 जुलाई 2025 तक। और बृहस्पति अस्त होने का प्रभाव यूं तो हम सब पे ही आएगा, क्योंकि हमारे लिए धर्म का, ज्ञान का, विवेक का ग्रह अस्त होगा, लेकिन धनु और मीन इन 2 लगन वालों के ऊपर ज्यादा आएगा, क्योंकि उनका स्वामी ही बृहस्पति है। ऐसे ही मंगल का नीच होना 7 जून को नीचता का प्रभाव तो छोड़ देगा, लेकिन ये मंगल जब केतु के साथ अंगारक दोष में जाएगा, हम सबके ऊपर उसका एक बैड इफेक्ट तो आएगा, लेकिन मेष लग्न और वृश्चिक लगन वालों के ऊपर ज्यादा आएगा, क्योंकि मेरा वृश्चिक लगन है, मुझे पता ही है। और मेष और वृश्चिक दोनों इनका स्वामी मंगल है। तो हमारे लगन का स्वामी ही अगर राहु या केतु के संपर्क में आ जाए तो हमारे लिए मुसीबतें, परेशानियां, चिंता, टेंशन, कला क्लेश, झगड़े, चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी, बीमारी की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये मेष, वृश्चिक मंगल खराब होने वाला है, धनु और मीन आपके महाराज बृहस्पति जी अस्त होने वाले हैं, थोड़ा सा संभलिएगा। अब आइए शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 मार्च को हो गया था, आपको याद होगा। बहुत शोर मचा हुआ था पिछले 3 महीनों से, मार्च से पहले, कि शनि 29 मार्च को जाएंगे, वहां पर राहु है, शनि राहु का प्रेत छाया योग बनने वाला है और हाहाकार मचेगी। और उसी 29 के आसपास, शायद एक आधा दिन पहले, जब वो उसके आयन में गया तो 3 देशों में भयंकर भूचाल आया था, आपने याद होगा आपको। और उसी 29 के बाद
ये जो युद्ध की संभावनाएं शुरू हो गई थी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी चल रहा है। बहुत बहुत लोग पहले कहते थे, पंडित जी ये जो आपके ग्रह है ना, ये आप भारत के लोगों के ऊपर ही बताते हैं, अंग्रेजों पे तो होता नहीं। अब आपको पता चल रहा है कि रशिया और यूक्रेन पे भी हो रहा है इसका असर, फिलिस्तीन पे भी हो रहा है, गाजा में भी हो रहा है, इजराइल में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है। और एक इंसान की बुद्धि भी खराब कर दी है इसने, ट्रंप महाराज की। आज कहता मैंने ये किया था, कल कहता नहीं नहीं मैंने तो नहीं कुछ किया। समझे? तो कहां कहां हो रहा है इसका असर? मतलब पहले झूठ बोल देता है वो, अगले दिन वो मुकर जाता है, उसका झूठ पकड़ के हमारे वाले मूर्ख शुरू हो जाते हैं। तो कहां कहां जाकर इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, आप इसको समझ लीजिए। सो बृहस्पति सेल्फ मोड में रहेगा। ज्ञान विद्या विवेक हमें अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा। राहु और केतु अचानक 30 मई से अपने बैड इफेक्ट में आ गए हैं। उसके लिए छोटे छोटे उपाय, आपको टिप्स साथ साथ में देता जाऊंगा, उसको समझ लीजिएगा। मंगल केतु का भी प्रभाव, लड़ाई झगड़े, बीमारी, कष्ट, क्लेश, एक्सीडेंट, सर्जरी वाला योग तो 7 जून से 28 जुलाई तक वो रहेगा। अब आइए शनि की बात करते हैं। शनि की बात मैंने की थी कि 29 मार्च से शनिदेव मीन राशि में चले गए। जब वो मीन राशि में चले गए तो ऐसा मैंने आपको बताया था कि यहां शनि ना तो वो शत्रु होते हैं ना मित्र होते हैं, क्योंकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति का घर है। मीन राशि में शनि को कहते हैं सम, शांत। और इसलिए जो आप मेरा YouTube का वीडियो देखेंगे कि इस बार राहु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु शनि की छाया है। शनि तो सम राशि में चले गए हैं, लेकिन इस बार केतु उतना ही जबरदस्त बैड इफेक्ट देगा, क्योंकि केतु मंगल के साथ चलता है। कहते हैं ना, कुजावत केतु शनिवत राहु, कुज मंगल को कहा गया है। तो ये मेरा वीडियो आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। तो लेकिन यहां पर हमें यह समझना होगा, अगर शनि शांत राशि में है, राहु से हमें कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं नजर आएगी। पर जब शनि ग्रह भी असंतुलित होंगे गोचर में, तब केतु तो अपना असर दिखाई दे ही रहा होगा, राहु भी अपने उसी प्रचंड रूप में आ जाएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं बता रहा हूं, इसको मैंने भी राउंड कर लिया है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक जैसे ही शनि वक्री होंगे, राहु का फिर वो रूप आपको दिखेगा जिसके बारे में वो बदनाम है। समझ गए? तो ये थोड़ा सा ये इसलिए आपको बता देते हैं कि अपडेट रहिएगा अपनी रेमेडीज के साथ। क्योंकि हम जब मान लीजिए कोई अब मेरे पास पिछले साल आया हो, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले आया हो, तो हम उनसे उपाय करवाते हैं। लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन होती है वो रीस्टार्ट हो जाता है। जैसे राहु रीस्टार्ट हो चुका हुआ है 30 मई से, शनि 29 मार्च से। अचानक 30 मई के बाद लोगों की बड़ी समस्याएं बढ़ गई। बहुत सी मुझे कॉल्स आई कि जिस चीज का उपाय करवाया था ना पंडित जी, वो फिर से तंग सा करने लग गया है, फिर से हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। तो इसलिए हुआ क्योंकि वो रीस्टार्ट हो गया। तो यू शुड कॉन्टेक्ट द एस्ट्रोलॉजर। तो ये अब शनि जब वक्री गति में जाएंगे, दोबारा नोट कर लीजिए अगर कोई साथ में पेन पेंसिल चला रहा है, अदरवाइज शेयर कर लिया कीजिए इस वीडियो को, बाद में आराम से सुन लिया कीजिए। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनिदेव जब वक्र गति में चले जाएंगे तो राहु महाराज शरारती हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय राहु और केतु दोनों का फिर नेगेटिव फेस हमारे सामने आएगा। एक तो ये नोट कर लीजिए। चलिए अब आपके साथ बात करते हैं बुध ग्रह की।